अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज हम सेकंड गैस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और एट द एंड हम चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को स्टडी करेंगे जो आपके एमसीक्यू रिलेटेड एग्जाम है, एमडी कैट है, ई कैट है या पीपीएससी है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उन ग्राफ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि चार्ल्स लॉ जो है किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1787 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैक्वस चार्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये लॉ जो है इस साइंटिस्ट ने 1787 में ये डिस्कवर किया था, लेकिन एक बात थी कि इन्होंने अपने काम को पब्लिश नहीं किया था। ठीक है, तो 1802 में हमारे पास एक फ्रेंच नेचुरल फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोसेफ लुईस। इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जोसेफ लुईस ने 1802 में फर्स्ट टाइम इस चार्ल्स लॉ को पब्लिश किया था और उन्होंने अपने इस पब्लिश वर्क का जो क्रेडिट था वो जैक्वस चार्ल्स को दिया, क्योंकि एक्चुअली ये लॉ उन्होंने ही डिराइव किया था। तमाम एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे लेकिन अपना वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ वॉल्यूम्स भी कहते हैं क्योंकि ये लॉ हमें ये बताता है कि जैसे जैसे गैसेस को हीट किया जाता है, टेम्परेचर को तब्दील किया जाता है, तो उनके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ वॉल्यूम्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं स्टेटमेंट की। ठीक है जी, कि ये लॉ कहता क्या है। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट में ये है कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को लेते हो तो उसका जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप देखोगे तो वो कौन सा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। शर्त यह है कि प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब इससे हमें एक बात पता चल रही है, यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके पास छोटी ट्रिक है याद करने की। तो ये जो आपके पास चार्ल्स लॉ है प्यारे बच्चों, इसमें कांस्टेंट है आपके पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है जी, और अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है। इसी तरीके से अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करें तो वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम वो वेरिएबल थे, मतलब वो चेंज हो रहे थे, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो क्या थे, कांस्टेंट। लेकिन मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे और जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो वेरिएबल होंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में वो तब्दील किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इसकी ना
मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। शर्त क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी। अब जरा दो एक चीजें हैं उनको गौर कर लें कि पहली बात ये है कि टेम्परेचर को लेना है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर को आप किस में लोगे? केल्विन स्केल में लोगे। किस स्केल में लोगे? केल्विन स्केल में। अब हमने इसको केल्विन स्केल में ही क्यों लेना है? सेल्सियस में क्यों नहीं ले सकते? फ़ारेनहाइट में क्यों नहीं ले सकते? इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है जी। तो एक चीज ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। ठीक है, जब आप उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? तब्दील। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिलेशन हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा। अब हमारे जहन में तो ये सवाल आता है कि व्हाई when we increase temperature why the volume of gas increases और when we decrease temperature why the volume of gas decreases। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी लॉजिक को समझ लें। पहले होता ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और जैसे जैसे गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उससे उनकी स्पीड में इजाफा होता है। ठीक है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? जो है हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप जी टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो क्या है? वो बढ़ जाती है और जितनी स्पीड से गैस के मॉलिक्यूल्स आकर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं वो उतने ही एक दूसरे से दूर जाते हैं आफ्टर कोलिजन। और जैसे जैसे वो एक दूसरे से जितना दूर चलते जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं, मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है और एक्सपैंड होने का मतलब है गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसकी मैं आपको छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखो दो मोटरसाइकिल पे सवार लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है मोटरसाइकिल पे। दोनों की स्पीड बड़ी लो है, एक 20 की स्पीड से आ रहा है, दूसरा भी 20 की स्पीड से आ रहा है। मस्ती में आ रहे हैं, अचानक आपस में एक्सीडेंटली कोलाइड करते हैं तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के बहुत पास पास गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड कम थी। अब आपने ये समझना है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको उस पर इंप्लीमेंट करना है क्रिएटिव माइंड के साथ। देखो जब दोनों की स्पीड कम थी दोनों टकराए और वहीं पे गिर गए। ठीक है, अब मैं इसके पास गया, मैंने इसको भड़काया, उसको गुस्सा दिलाया। जब मैंने उसको भड़काया मतलब टेम्परेचर को इजाफा किया, टेम्परेचर बढ़ाने से वो गुस्से में आ गया, गुस्से में उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, बड़ी स्पीड से चला रहा है। इसी तरीके से एक और बंदा है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको भड़काया, किसी बात पे गुस्सा दिलाया, उसका टेम्परेचर ज्यादा किया, बढ़ाया, उसको गर्म किया, तो वो जनाबे वाला गुस्से के अंदर उसने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया। अब ये भी 100 की स्पीड से भगा के आ रहा है, ये भी 100 की स्पीड से भगा के आ रहा है। ठीक है, अब एक्सीडेंटली क्या हुआ? उन दोनों के दरमियान कोलिजन होगी, वो आपस में टकराए, साइड लगी, ये वाला भी इतना ही दूर जाके गिरेगा, ये वाला भी बहुत ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है आपने गैस के मॉलिक्यूल्स पे। देखो जब मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी क्या है? स्पीड बढ़ी। स्पीड जितनी बढ़ गई कोलाइड करने के बाद वो मॉलिक्यूल्स उतना ही एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे और जितना दूर लगते जाएंगे तो वो क्या करेंगे? पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालेंगे और पिस्टन को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है, धकेलेंगे ऊपर की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता गैस एक्सपैंड होती जाएगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो गैस का वॉल्यूम क्या है? बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों पता क्या चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट K लगा दिया। अब T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू K। तो यहां से हमारे पास प्यारे बच्चों एक नई डेरिवेशन आई है
और इससे हम एक नई स्टेटमेंट भी चार्ल्स लॉ की बना सकते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर फिक्स्ड नंबर ऑफ गैस के वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ठीक है, द रेशियो मैं यहां लिख देता हूं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड amount of gas is a constant quantity at constant pressure। ठीक है जी। तो जब आप प्यारे बच्चों प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे और अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर लोगे तो उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम उस लिहाज से बढ़ता है कि जो रेशियो आएगी हमेशा वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, इससे हमारी जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी चार्ल्स लॉ की हो जाएगी। देखो जी, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी, ये ठीक है, और एक सिलेंडर मेरे पास ये है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसमें भी मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, ये इसमें क्या लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन। सही है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस सिलेंडर पे मैंने एक और दो वेट रखे। वेट रखने से क्या है, प्रेशर। ठीक है, वेट मैंने रखा हुआ है, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और प्रेशर इन दो वेट से लेट्स सपोज पड़ रहा है आपके पास 580 है। समझ आ गई बात की? ये मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर मैंने ये जनाबे वाला क्या ले ली, गैस ले ली। ये गैस के आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये सिलेंडर लिया मैंने, सिलेंडर में गैस ली, नंबर ऑफ मोल्स उसके मैंने कांस्टेंट रखे, यानी इसमें मैंने जो है ना लेट्स सपोज आप कह लो 2 मोल्स ले लिए मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ गैस ले ली, कोई भी गैस, लेट्स सपोज कर ले हाइड्रोजन गैस ही है। प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, कितना, 580 है। फिर जनाबे वाला यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, ऐसे समझ लो 5 था। ठीक है, 5 केल्विन। और यहाँ पे जो वॉल्यूम था V1 वो कितना था आपके पास, 10 dm³। क्लियर है बात? ये मैं आपको रफली रीडिंग दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो V1 बटा T1 की जो हमारे पास रेशियो आएगी, V1 बटा T1 बराबर है 10 बटा 5 इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 केल्विन कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन्स के बाद वो ज्यादा दूर जाएंगे, गैस जो है वो एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से जो पिस्टन साहब है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी, लो जी, ये पिस्टन था हमारा और ये मूव करके कहाँ आ गया, थोड़ा सा ऊपर। क्लियर है जी बात? अब वो जो वेट थे वो वैसे के वैसे ही पड़े वहां पर। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, प्रेशर उतना ही है 580 एम। क्लियर है बात? तो ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये थोड़े से क्या हो गए, अब एक दूसरे से दूर, गैस क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है। ठीक है जी, ये चीज है। अब ना चलो पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे अब मैंने ये बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा के 5 से लेट्स सपोज 10 कर रहा हूँ तो वॉल्यूम उस लिहाज से बढ़ेगा कि ये जो रेशियो है वो आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है आपके पास 20 dm³। ठीक है, तो अगर मैं V2 बटा T2 निकालूं तो वो क्या होगा हमारे पास, 20/10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके पास हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। क्लियर है बात? दूसरी चीज जहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है
कि जब मैंने टेम्परेचर दिया, इसको थोड़ा सा हीट किया, गैस के मालिक्यूल्स ने चलो एक्सपैंड हुए, गैस एक्सपैंड हुई और ये पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। बात ये है कि प्रेशर को हमने रखा हुआ है कांस्टेंट, क्योंकि पहले भी 2 वेट ही थे, अब भी वही 2 वेट ही हैं। प्रेशर उसके ऊपर उतना ही लग रहा है पिस्टन के ऊपर उनसे, बस ये है कि गैस एक्सपेंड कर रही है और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है, प्रेशर उतना ही लगा हुआ है, मैंने वेट तो नहीं बढ़ाया, ना मैंने वेट कम किया है। ठीक है, अगर मैं एक वेट बढ़ाऊं फिर प्रेशर बढ़ेगा, या एक वेट कम करूं तो फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने वेट उतने ही रखे हुए हैं, प्रेशर उतना ही कांस्टेंट लग रहा है। हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, क्योंकि बादला में पड़ा है वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उनमें इनवर्स रिलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केस और है, वहां पे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, वेट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करके हम प्रेशर को चेंज करते हैं। यहाँ पे वेट पहले भी 2 थे, अब भी 2 है, प्रेशर उतने का उतना ही कांस्टेंट लग रहा है। बस फर्क ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, एक्सपैंड होती है गैस और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इस लिहाज से बढ़ता है कि दो उनकी रेशो आती है, वो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो यहां से मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूं, V1/T1 बराबर है K और V2 बटा T2 ये भी बराबर है K। क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो मैं इनको आपस में भी लिख सकता हूं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की जो है एक और डेरिवेशन आ जाती है, जिसे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो सबसे पहला ग्राफ जो है हम बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर जो इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ वॉल्यूम जो ऊपर की जानिब इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, सेम वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि जब साइंटिस्ट ने सिलेंडर में गैस ली, गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, उस पे ऊपर जो प्रेशर था उसको भी कांस्टेंट रखा, और उसने टेम्परेचर को चेंज किया और वॉल्यूम को जैसे जैसे टेम्परेचर तब्दील करता गया, गैस का वॉल्यूम भी तब्दील होता गया, और उसने उन दोनों की जो रीडिंग्स हैं उनको नोट किया। नोट करने के बाद एक ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ जो है इस तरीके से आया। ठीक है, ये इस तरीके की कर्व आई, इसको कहते हैं आइसोबार, आइसोबार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट्स द प्रेशर ऑफ द गैस वाज केप्ट कांस्टेंट, कि पूरे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा गया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, तो लेट्स सपोज प्रेशर जो था, मैं एग्जांपल के तौर पर 4 atm जो है वो लिख देता हूं, और ये हमारे पास कांस्टेंट था इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आता है। अब यहाँ से हम ये अगर चेक करें कि वाकई ये ग्राफ जो हमें चार्ल्स लॉ ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। तो देखें, ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, ये मेरे पास पॉइंट है सी। ठीक है, इधर ग्रेडिंग कर लेते हैं 5, 10, 15, 20 और ये 25। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है जी, तो अगर मैं इनके डॉट्स के ऊपर वैल्यूज को चेक करूं, तो पॉइंट ए पर जो मेरे पास ये लेट्स सपोज ये वॉल्यूम की वैल्यू है, और ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर। पॉइंट बी पे देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 15 पे, और वॉल्यूम भी है जो इंक्रीज करके कहाँ चला गया, 19 पे। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है, मजीद बढ़ गया। ठीक है,
ये रफली रीडिंग्स हैं, ये अगर आप इन रीडिंग्स को नोट करोगे तो फिर तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए समझा रहा हूँ कि आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 10 से 15, 15 से 20, तो वॉल्यूम भी क्या है वो 15 से 20 और 20 से जो है वो 23, 24 तक जो है वो बढ़ रहा है। तो इससे हमें साबित होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो एक तो हमें चलो तसल्ली हो गई कि ये ग्राफ हमें सही बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्लियर है बात। अब हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज को देखते हैं कि वो आपको एमसीक्यूज किस तरीके से बना के दे सकता है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि वो आपको 3 आइसोबार बना के दे सकता है, एक, ठीक है, उसके बाद ये सॉरी 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 तरीके की 3 आइसोबार आपको एक्सपेरिमेंट में वो दे सकता है जी। उस पर लिख देगा प्रेशर 1, प्रेशर 2 और प्रेशर 3, और आपसे सवाल में ये पूछ सकता है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ऑप्शन बी आ सकता है कि आपके पास P1 इज स्मॉलर देन P2 इज स्मॉलर देन P3। ऑप्शन सी आ सकता है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने चूज करना है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने बॉयज लॉ में ट्रिक लगाई थी, हम क्या करते हैं 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, या आप बेशक टेम्परेचर को सेम रख लो या वॉल्यूम को सेम रख लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, चलो टेम्परेचर को सेम रख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक पॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट, और ये मेरे पास क्या आ गया, तीसरा पॉइंट, ठीक है जी। तो ये मैंने 3 पॉइंट बना लिए हैं, तो मैं इनको जो है मिला देता हूँ, और तीनों पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम, ठीक है। छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएंगे पॉइंट्स, यहाँ पे आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है जी। पॉइंट मेरे पास प्यारे बच्चों कौन कौन से हैं, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ बी, इसे कह देता हूँ सी। पॉइंट्स है ए, बी और सी, ठीक है जी। अब ए बी सी तीनों पे जो मेरे पास टेम्परेचर है वो कितना है 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16 केल्विन, मिसाल के तौर पे रफली रीडिंग्स है, ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कुछ यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट बी पे जो मेरे पास वॉल्यूम है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे आ रहा है, और पॉइंट सी पे जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे जो वॉल्यूम है लेट्स सपोज ये 7 है, पॉइंट बी पे जो वॉल्यूम है वो कितना है 14 है, और पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है 21। क्लियर होगी बात। अब हमने इस रिलेशन से ये बताना है कि इन तीनों में से किस पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है। अब एक चीज याद रखनी है हमेशा, इन तीनों कर्व्स के ऊपर प्रेशर डिफरेंट है, इसका प्रेशर और है, इसका प्रेशर और है, इसका प्रेशर और है, लेकिन इस पूरी कर्व के ऊपर प्रेशर सेम है, कांस्टेंट रहेगा, इस पूरी कर्व के ऊपर भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसके ऊपर भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये भी हम देखते हैं कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा कम, लेकिन ये आपने हमेशा याद रखना है कि इन तीनों कर्व्स का प्रेशर चाहे डिफरेंट है, इस पे कुछ होगा, इस पे कुछ और, इस पे कुछ और, लेकिन इस पूरी कर्व पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रही है बात की। अब जरा हम टेबल से निकालते हैं कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है। देखो आपके पास इक्वेशन मैंने अगले दिन भी आपको बताई थी, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालो तो वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट, क्या आ रहा है, डायरेक्ट, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है। अब हम टेम्परेचर को तो हमने रख दिया है कांस्टेंट, हमने निकालना है वॉल्यूम से, तो PV है तो वॉल्यूम अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, P इज इक्वल टू nRT ओवर V। यानी बॉयज लॉ की बात कर लो तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का। क्लियर है बात। तो प्यारे बच्चों अब हम इस वैल्यू से और इस रिलेशन से ये साबित करेंगे कि कौन सा प्रेशर या हमारे पास जो ऑर्डर है वो कौन सा ठीक है। देखो
पॉइंट ए पे वॉल्यूम क्या है सबसे ज्यादा, जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर की वैल्यू सबसे कम। तो पॉइंट ए किस पे था, P1 पे, यानी P1 का प्रेशर जो है वो सबसे कम। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी पे वॉल्यूम की वैल्यू है 7, यानी सबसे कम है। यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है तो मतलब इस पर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पॉइंट सी जो है, यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब P3 सबसे बड़ा है, उसके बाद P2 का नंबर आएगा और उसके बाद P1 का नंबर आएगा। क्लियर है बात। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपने को वॉल्यूम से निकालने में कोई मुश्किल आ रही है तो कोई बात नहीं, आप वॉल्यूम को सेम रखकर टेम्परेचर से भी निकाल सकते हो। चलो इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो ये मेरे पास आ गया ग्राफ, ठीक है जी, ये टेम्परेचर है और ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। ठीक है, तीन मेरे पास क्या थी, आइसोथर्म्स आइसोबार, ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, क्लियर है जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या है जी, बताओ P1 P2 और P3। फॉर्मेट में उसी वाला रख लूं ताकि हमारा जवाब जो है जब सेम आए तो हमें कोई मुश्किल ना हो समझने में। देखो अब इस पे मैं छोटी सी ग्रेडिंग कर देता हूँ, ये 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी 5, 10, 15, 20 और ये 25। अब देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को सेम रखा था, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को सेम रख देते हैं। ठीक है जी, ये तीन पॉइंट है मेरे पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन तीनों पे आपके पास जो है वॉल्यूम क्या है, सेम। ये जो वॉल्यूम क्या है, सेम। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब टेबल बना लेते हैं। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, ये मेरे पास टेम्परेचर आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, पॉइंट प्यारे बच्चों कौन कौन से हमारे पास, ए बी और सी। अब पॉइंट ए बी सी तीनों पे वॉल्यूम कितना है, 16 लिए जो मैंने लिख दिया, 16, 16 और 16। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो जी टेम्परेचर कितना कितना है, पॉइंट ए पर टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बी पर यहाँ पे आ रही है और सी पर यहाँ पे आ रही है। ए पर आपके पास है 9, बी पर आपके पास है 14 और सी पर आपके पास क्या है, 21। क्लियर है बात। अब देखो इस रिलेशन को याद करो, PV is equal to nRT। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि पॉइंट सी पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है। जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा वहां प्रेशर सबसे ज्यादा। इसका मतलब पॉइंट सी वाली जो कर्व है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम भी क्या, प्रेशर भी क्या है, सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो आपके पास जनाबे वाला P3 है, इस पर जो है आपके पास प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, और P1 पे देखो, P1 पे जो है ए पॉइंट है, ए पर टेम्परेचर आ रहा है 9, सबसे कम। तो जहां टेम्परेचर सबसे कम वहां प्रेशर सबसे कम। तो P1 का जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो है ये जो प्रेशर है, सॉरी, ये क्या होगा, सबसे कम। ठीक है, तो यही आर्डर आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं एमसीक्यूज को सोल्व। जस्ट आपने ये याद रखना है कि एक चीज को सेम रख दो, दूसरी चीज के पैरामीटर को आप जो है उसका मेजर करके आप उसको इस इक्वेशन के थ्रू रिलेशन से कंपेयर करके आप अपना ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। आप जस्ट डायरेक्ट ये याद रखो कि जो कर्व, ठीक है जी, जहां पे क्या कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। या अगर आप वॉल्यूम से कंपैरिजन कर रहे हो तो जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वहां का प्रेशर सबसे कम होगा। बस ये दो रिलेशनशिप याद करके आप इस तरीके का कोई भी एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है जी, ग्राफ बिटवीन V/T इसकी वैल्यू एंड सेकंड पे आप प्रेशर भी ले सकते हो, सॉरी टेम्परेचर या वॉल्यूम में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, बेशक टेम्परेचर ले लो या वॉल्यूम ले लो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया और यहाँ पे V/T की वैल्यू ले ली। ठीक है, ये ऊपर की जानिब इंक्रीज कर रही है। तो प्यारे बच्चों जब इन दोनों चीजों के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है वैल्यूज को कंपेयर करके, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेम्परेचर एक्सिस।
क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, बड़ा ही आसान सा मतलब है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2 इज इक्वल टू V3 बटा T3 इज इक्वल टू K। कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हो वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज होता है कि इसकी रेशो क्या आती है, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर जब आपने V बाई टी की वैल्यू देखी वो यहाँ पर आई, क्लियर है। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वॉल्यूम उस हिसाब से कम होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा इसी पॉइंट पर ही आती रहेगी, यहीं पर ही आती रहेगी। ठीक है, ये सेम आती रहेगी। जस्ट यही बात है, इसके पीछे और कोई मामला ही नहीं है। आसानी सी बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ रहा है कि ये जो वैल्यू है आपके पास हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। लाइक सपोज यहाँ पे 50 पे आई तो वो 50 50 50 ही हर बार आती रहेगी। समझ आएगी बात की। अब यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यूज बनता है कि आपको इस तरीके की वो दो लाइंस दे देता है। ठीक है, इसको कह देता है P1, इसको कह देता है P2 और कहता है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप चूज करो, A B और C। P1 greater than P2, P1 smaller than P2 या P1 is equal to P2। ठीक है, तो पूछता है आपसे बताओ कि प्रेशर जो है इसमें किस पे ज्यादा है या किस पे कम है, ये क्या दोनों इक्वल है। तो इसको हल करने के लिए जस्ट सिंपल सा फार्मूला है, वही आपका PV is equal to nRT। क्लियर है बात। देखो यहाँ हमें V बाई टी और प्रेशर का रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, V बाई टी हो गया, और प्रेशर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, nR बाई P। ठीक है, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो V ओवर T 1 बाई P। तो V बाई टी की जो वैल्यू है वो प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन में आ रही है। समझ आ रही बात की कि जहां पर V बाई टी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी, और जहां V बाई टी की वैल्यू कम होगी वहां प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब देखो ये ऊपर की जाने बढ़ रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ पर V बाई टी की वैल्यू क्या है, कम, यहाँ पे V बाई टी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। जहां V बाई टी की वैल्यू कम है वहां प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ आ गई बात की। बड़ा ही आसान सी ट्रिक है। देखो हमारे पास ये फार्मूला था PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, टेम्परेचर को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, प्रेशर को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो V बाई टी और प्रेशर का रिलेशन निकाला, वो क्या आया हमारे पास, इनवर्स। यानी V बाई टी की वैल्यू जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और प्रेशर जितना कम करेंगे तो V बाई टी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये V बाई टी की वैल्यू ऊपर की जानी बढ़ रही है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम, तो जहां V बाई टी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम होगा, तो P2 जो है वो स्मॉलर है P1 से। तो इस तरीके से आप इस एमसीक्यूज को जो है अगर लेट्स सपोज आ जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर जरूर समझ आया होगा। अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है या कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।